हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रेस्टिजियस लॉ फैकल्टी को अगर आप एस्पिरेंट हो उसके, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो, एंड अगर आप 2021 के अंदर अपना एग्ज़ाम आप देना चाहते हो और एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के अंदर, तो आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखना यार। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको डी यू एल एल बी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और क्या आपकी मोड ऑफ प्रिपरेशन रहनी चाहिए। सो आज कुछ हम ये सारी बातें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना है। थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सर बेस्ट टाइम क्या है स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये वीडियो मैं नवंबर के अंदर बना रहा हूँ। हो सकता है आप वीडियो नवंबर में देखो, दिसंबर में देखो, जनवरी में देखो, या एग्जाम से बिल्कुल थोड़ा सा पहले भी देखो। तो एज सच कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है स्टार्ट करने के लिए। जब भी आप स्टार्ट करो आपके लिए एक बेस्ट टाइम है। रीजन बीइंग, हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है। अगर मैं एग्जाम के सब्जेक्ट्स के बारे में बोलूँ तो कुछ बच्चों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, और कुछ बच्चों को वही चीज़ करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीगल का एक मैं सब्जेक्ट उठा के अगर देखूं, तो कुछ बच्चों का, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वाले स्ट्रीम से आए हुए हैं तो वो शायद फटाफट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमर्स वाले बच्चे हैं या साइंस वाले बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि यार नवंबर दिसंबर बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। ताकि जो जो चीज़ें आपको नहीं आती है उनको आप अच्छे से अभी कर लो, ताकि लास्ट एट द एंड ऑफ द टाइम आपके ऊपर कोई प्रेशर ना क्रिएट हो। क्योंकि यार 2020 में पैंडमिक था, पेपर लेट हो गए। जरूरी नहीं है कि 2021 में भी ऐसा ही होगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि यार, जब अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो और उसके कुछ टाइम में ही पेपर हो जाए, तो सेमेस्टर एग्जाम्स के पास तो बच्चे वैसे ही बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। और उसके बाद एग्जाम की भी प्रिपरेशन करने में फिर वो सफ़र कर जाती है चीज़। तो अगर आपने पहले से ही करके रखा होगा तो लास्ट मोमेंट पे आपको कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो, आप पास्ट ईयर पेपर्स देख सकते हो। तो बेस्ट टाइम यही है, आप नवंबर दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर भी अगर आप स्टार्ट कर दो, और जो सब्जेक्ट्स आपके थोड़े से वीक है उनके ऊपर आप मेहनत करना शुरू कर दो, उनको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद भी आप करते हो तो भी आप श्योरली कर सकते हो, लेकिन हाँ, एफर्ट और टाइम आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। कितना आप डेली बेसिस पे डालोगे, कितना आप वीकली बेसिस पे डालोगे, और कितना आपको रिजल्ट चाहिए। उसके लिए आपको पूरी एक असेसमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता लग जाए आपको कितना आता है और आपको आगे कितना पढ़ना है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करूं कि सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जाम क्या है, तो यार जैसे कि पहले से इसका पैटर्न बदल चुका है। पहले 175 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब 100 क्वेश्चंस ही आने लग गए हैं। पहले वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ें पूछी जाती थी, अब इतना सब कुछ डी यू एल एल बी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो सबसे मैमथ चीज़ है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगना और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, वो लीगल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है। अब लीगल एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लीगल एप्टीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे फिर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है जनरल नॉलेज का, और इसी के अंदर करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो बाकी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, वर्बल से पूछे जाते हैं, मैथ से बहुत रेयरली और बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है तो आपको बहुत ज़्यादा और डिटेल में कुछ करने की ज़रूरत इसके लिए नहीं है। तो मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है आपके लिए, बल्कि गुड न्यूज़ है कि इस पेपर में ज़्यादा मैथ्स पूछा ही नहीं जाता। और लीगल रीजनिंग के अंदर अब 2 साल से क्वेश्चन तो इतने नहीं पूछे जा रहे। 2019 एंड 20 के अंदर अगर मैं बात करूं, लीगल रीजनिंग में मैं कौन से वाले क्वेश्चंस कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की। आपको प्रिंसिपल बताया होता है, उसके बेसिस पे फैक्ट्स दिए होते हैं, और आपको उसको फैक्ट को इम्प्लीमेंट करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। 19 और 20 में वो क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे गए, लेकिन यू नेवर नो, इस एग्जाम का कोई एक डेफिनेट सेट पैटर्न नहीं है। अगर आप 2018 का एग्जाम देखोगे तो वो 19 से डिफरेंट है, 18 का एग्जाम 17 से डिफरेंट है, 19 का एग्जाम 20 से डिफरेंट है, 20 का एग्जाम 18 से डिफरेंट है। तो अगर आप एक पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो शायद आप एक एग्जैक्ट पैटर्न ना पता कर पाओ, लेकिन हाँ, आपको ये चीजें जरूर पता लग जाएंगी कि एग्जाम में क्या क्या आता है।
तो अगर मैं एक एक करके चीजें आपको बताऊं कि वैसे तो यार ये बात क्लियर है कि 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 400 नंबर का पेपर हो गया। लेकिन अब हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, हमारे लिए हम इसी को ही मान के चलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर तक भी ऐसा ही आ रहा है, जिसके अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का एक पैटर्न होता है, एक सब सेक्शन होता है, एक तरीके से नॉट सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं सेक्शन वाइज, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जीके एंड करंट अफेयर्स से, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से यानी कि एलआर और क्वांट, और लास्ट है लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि अगर आप आंसर गलत कर देते हो, क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा, और 0 नंबर अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हो तो। अगर फ्रेंड्स मैं पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीगल एप्टीट्यूड। ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जब भी इसकी प्रिपरेशन का सोचो, तभी हाथ के हाथ सबसे पहली चीज़ जो आपको इंप्रूव करनी है वो लीगल एप्टीट्यूड करना है, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड से ऑलमोस्ट आधा पेपर लीगल एप्टीट्यूड से आता है। लीगल एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें आता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक काफ़ी वास्ट चीज़ है, इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं याद करनी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपसे प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डीपीएसपी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, पावर्स और इलेक्टोरल कॉलेजेस, ठीक है, कि इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है, इसको जितना अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है। इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई भी हैं, और मैं फ्यूचर में भी और वीडियो बनाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के डीयू का पेपर नहीं निकल सकता। उसके बाद आईपीसी, आईपीसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल डिफेंसेस से, प्राइवेट डिफेंस से, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, एबडक्शन, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं, इंटेंशन से, कॉमन इंटेंशन से, अनलॉफुल असेंबली से। उसके बाद आईपीआर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्रेडमार्क से, पेटेंट से, कॉपीराइट से, इनके लॉज से, ये सारी चीजें। फिर फैमिली लॉ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉर्ट से तो डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंजूरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजूरिया, नर्वस शॉक हो गया, या न्यूसेंस हो गया, या किसी की प्रॉपर्टी आपसे, आपने उसको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी है, ये सारी चीजें, न्यूसेंस, इन टाइप के क्वेश्चंस आपको टॉर्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। या एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि एनवायरनमेंट लॉज आपसे पूछे जा सकते हैं, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई फेमस ट्रीटी हुई है, या कोई प्रोटोकॉल्स हुए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा और भी काफी चीजें पूछी जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल लीगल मैक्सिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। लीगल मैक्सिम्स आपको आने चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा वैसे लीगल मैक्सिम्स के ऊपर, लेकिन तब तक आपको ये लीगल मैक्सिम्स यार इतने में खुद भी करने हैं। लीगल उसके बाद लीगल फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है एग्जामिनर का, और वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी इलस्ट्रेशंस है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत पार्टनरशिप भी यार आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड इंडियन लीगल सिस्टम से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन लीगल सिस्टम और ये सारी चीजें बेसिक बेसिक आपको सारी आनी चाहिए। तो इसीलिए लीगल एप्टीट्यूड हमारा एक काफी वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, इसके लिए अपने को काफी टाइम भी चाहिए। तो इसलिए अगर आप इसको टाइम से करना शुरू कर देते हो, और इस पर 1-2 महीने का टाइम लगा देते हो, तो आप काफी अच्छे से इसको मास्टर कर सकते हो। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स में यूनाइटेड नेशन से 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यानी कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप 19 या 18 या 17 का भी पेपर उठा के देख लो, तो भी यूनाइटेड नेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके बाद इंडियन पॉलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कमिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम से, इकोनॉमी से, जनरल साइंस में क्या क्या आ जाता है, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी,
ठीक है, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से, फुटबॉल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हॉकी से, क्रिकेट से, किसी भी चीज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टेनिस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गोल्फ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अवार्ड्स एंड प्राइजेस आपसे पूछा जा सकता है, नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, या कोई और पर्टिकुलर अवार्ड है, लीगल न्यूज एंड डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल लैंडमार्क कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई है, कौन कहाँ का चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, कौन सी स्टेट्स हाई कोर्ट शेयर करती हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स एंड मीटिंग से पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ यार, अब 2020 में तो कोई बहुत ज्यादा समिट्स हुए नहीं है कोरोना वायरस की वजह से, तो आई होप इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पूछी जा सकती है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स पूछी जा सकती है। उसके बाद करंट अफेयर्स का तो यार कोई सिलेबस ही नहीं है, जितने महीने का बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम कितने करंट अफेयर्स करें, तो यार कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि 2 महीने के करने हैं, 4 महीने के करने हैं। हाँ, लेटेस्ट तक करके जाना, और कम से कम अगर आप 1 ईयर तक के कर लेते हो तो आप ही का ही बेनिफिट है। यानी कि अगर जुलाई अगस्त में अगर ये एग्जाम होना है, जून जुलाई अगस्त, जब भी फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त में ही होना है, तो अगर आप 12 मंथ्स तक के करंट अफेयर्स कर लेते हो, मिनिमम 10 to 11 मंथ्स के तो कर ही लेते हो, और उस महीने तक के करंट अफेयर्स कर लेते हो, तो आप ही के लिए फायदा होगा। अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, बच्चों के माइंड में एक रहता है कि सर हम करंट अफेयर्स कहाँ से कर सकते हैं, तो यार करंट अफेयर्स करने का सबसे अच्छा तरीका तो यार न्यूज़पेपर है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, और अगर आप वीकली मैगजीन या मंथली या बाय मंथ में जो 2 बार आती है, फोर्टनाइट में मैगजीन आती है, वो अगर कोई पढ़ सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन न्यूज़पेपर तो सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो महीने के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो। और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, आप फ्री टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल जागरण जोश हो गया, जीके टुडे हो गया, क्लाउड अफेयर्स हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप अपने फ़ोन के थ्रू ही इनको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स लास्ट के 10-15 दिन में करने की कोशिश करी, तो वो एक आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रटे नहीं जाएंगे करंट अफेयर्स आपसे, और रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली उनके टच में रहोगे तो आप शायद बेटर वे में करंट अफेयर्स कर पाओगे। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं, दैट इज वर्बल। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है। वर्बल के अंदर आरसीज भी आते हैं, ठीक है, जो आरसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बहुत सारे आरसीज आते थे, अब ऐसा नहीं है, अब ज्यादा आरसीज नहीं आते। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको आने चाहिए। वोकैब फ्रेंड्स आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, और इसमें वोकैब के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं वर्बल वोकैब नहीं, मैं इसमें लैटिन वर्ड्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और लीगल वर्ड्स जो हमने उसके साथ अभी मिस कर दिए थे, जो लीगल एप्टीट्यूड मैंने बोला था, तो यहीं पे मैं लीगल वर्ड्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ वर्बल के अंदर, क्योंकि यहाँ से आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं। तो जनरली बच्चों को होता क्या है, वोकैबलरी लास्ट टाइम पे जब वो करने की कोशिश करते हैं तो यार याद नहीं हो रही होती, तो वोकैबलरी से टच में रहना जरूरी है। तो जब आप लीगल एप्टीट्यूड शुरू करो तो यार उसके साथ साथ आप वोकैब भी जरूर करना। वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें भी करना। ग्रामर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल सेंटेंस करेक्शन आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए मेजर, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स आपको आना चाहिए। उसके बाद प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शन की एरर आनी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, ठीक है। और जो जनरल मिस्टेक्स होती हैं किसी भी सब सेंटेंसेस के अंदर या ग्रामर की, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आरसी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े भी आरसी प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में आप इजीली कर पाओगे, आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज आएगा नहीं। हाँ, अगर आपकी ग्रामर वीक है तो ग्रामर पे आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास जो बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो है क्वांट और एलआर। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वांट से तो रेयरली बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टचवुड, और एलआर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजीज से, सीरीज कंप्लीशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, डायरेक्शन से, और आपको पैटर्न कंप्लीशन मिल जाता है, ब्लड रिलेशंस के होते हैं, लॉजिकल पजल्स होते हैं, सिलोजिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म्स यानी कि वेन डायग्राम के थ्रू जो सॉल्व किए जाते हैं उनको हम सिलोजिज्म्स कहते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, ताकि आप स्पीड बेस में और टाइम बेस्ड के अंदर, आप एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये पेपर को आप क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर लो। सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑड वन आउट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैथ्स बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, और ये सारे टॉपिक्स जनरली प्रॉफिट लॉस के पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैथ्स से आएंगे नहीं। तो अगर आप लॉ में एंट्री ले रहे हो तो मैथ्स से आपका पीछा
छूटने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको, अगर आपका बेसिक एप्टीट्यूड आपको आता है तो इसमें बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने कभी बेसिक एप्टीट्यूड भी नहीं किया तो ये सारी चीजें भी आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। तो जिस जिस बच्चे ने कभी भी कोई एप्टीट्यूड एग्जाम दिया होगा तो उनको पता है कि यार इस पे मैं अगर 10 दिन भी मेहनत करूंगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्वांट और एलआर की। तो इन सारी चीजों को आप अपना एग्जाम से पहले भी कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं आती तो आप इनको भी साइड बाय साइड लेके चल सकते हो। तो और इसके बाद फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप डिटेल में जाओ कि किसी भी टॉपिक को आप बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाओ, बहुत जरूरी है पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करना। यानी कि आपको पता होना चाहिए पिछले 10 ईयर्स के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे गए हैं। एंड स्पेशल आपका एम्फोसिस लास्ट के 3 साल के पेपर पे होना चाहिए कि आपको पता रहे कि यार फॉर एग्जाम्पल इसने कॉन्स्टिट्यूशन से किन किन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे हैं, और अगर इन्होंने टॉट से क्वेश्चन पूछा है तो क्या क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा है तो क्या क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे हैं तो क्या है, वर्बल से पूछा है क्या है, लॉजिकल रीजनिंग से पूछा है क्या है, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो जब भी आप इस चीज़ की तैयारी करने बैठो तो यार बहुत आप स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस डालना पास्ट ईयर पेपर्स के ऊपर। अदरवाइज ये आपको एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत इजीली इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, सारे के सारे सॉल्व भी मिल जाएंगे आपको, और उससे आप अपनी हेल्प लेके और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अब बच्चों को आता है कि सर हम एक्चुअली में अब स्टार्ट कहाँ से करें। तो यार अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो ठीक है, आपको वहां से पूरी मेंटोरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं भी ले रहे हो और आपका कोचिंग का कोई प्लान नहीं है तो भी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक ले सकते हो, यानी कि कोई भी आप गाइड ले सकते हो। चाहे आप बाजार में बहुत सारी आती हैं, वाइलीज आती हैं, यूनिवर्सल आती है, सिंघल आती है, अरिहंत आती है, बहुत सारी आती हैं। और लेकिन उसके अंदर आप लेने के बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर क्या अभी पढ़ें और क्या बाद में पढ़ें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्ट्रक्चर वाइज कर लो कि यार लीगल एप्टीट्यूड के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ये पहले खत्म करूंगा। उसके साथ साथ मैं वर्बल के ये सारे टॉपिक्स करूंगा। उसके साथ साथ मैं एलआर को करूंगा। और क्वांट को कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं है, और जीके एंड करंट अफेयर्स में रेगुलर बेसिस पे करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत टास्क है वो लीगल एप्टीट्यूड है, वो मैं सबसे पहले करना शुरू करूंगा, क्योंकि इसका बेस बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एक बार ये हो जाएगा तो बाकी के सारे टॉपिक्स तो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं वो फिर हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यार 2021 के अंदर अगर आप लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अब आपको पूरा सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता लग गए हैं, और पास्ट ईयर पेपर्स आपको इजीली आप उनको एनालाइज करके आपको पता लग जाएगा आपको आगे कैसे तैयारी करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। मैं फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा भी। सो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आई होप आपका 2021 का एग्जाम बहुत अच्छा जाए जब भी आप ये वीडियो देखो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।